नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यद्यपि हम पूर्व में हमारी गूगल मीट की जो कक्षाएं हुआ करती थी लॉकडाउन के दौरान, उसमें सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ कविताएं और उनके जीवन परिचय पर, उनके साहित्यिक अवदान पर हम बातचीत कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चूँकि अभी आपकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, और दूसरी दूसरी बात ये भी है कि अ, वो जो लेक्चर्स हैं जो हमने गूगल मीट पर पढ़े थे, वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, तो सभी विद्यार्थियों तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। जो विद्यार्थी उसमें जुड़े, केवल उनका ही उसमें हित रहा होगा। तो सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए मैं एक बार फिर से सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ा रहा हूँ। सुमित्रा नंदन पंत के सबसे पहले थोड़ा सा जीवन पर बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा ज़िले के कोसानी नामक स्थान पर हुआ। कोसानी एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, और वहाँ की जो प्रकृति है वो बड़ी सुंदर है। तो उस सुंदर प्रकृति का, मन भावन प्रकृति का, मन को हर लेने वाली प्रकृति का इनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। और प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण इनकी कविताओं में जो प्रकृति है वो बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत होती है। अ, जो इनका जो प्रारंभिक जीवन रहा, उसमें आप जानते हैं कि 1900 में इनका जन्म हुआ तो भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। 1920 में 21 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और ये आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद ये अनेक तरीके से जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें इन्होंने भाग लिया, और देश को आज़ादी दिलाने में जो जिन क्रांतिकारियों की भूमिका रही, जिन आंदोलनकारियों की भूमिका रही, उनमें इनकी भी भूमिका हम मान सकते हैं। साथ ही साथ अगर इनके साहित्यिक अवदान की बात करें तो इनकी जो पहली कविता है वो 1916 में गिरजे का घंटा नाम से प्रकाशित हुई, और उसके बाद 1920 से इनका जो महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान है वो शुरू होता है। उच्छ्वास इनकी जो पहली छायावादी कविता मानी जाती है, उच्छ्वास इनके द्वारा रचित। तो उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगधारा, युगवाणी, ग्राम्या, इसके अलावा स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी, और 1977 में इनका देहावसान हुआ। ये अपनी छायावाद में विशेष रूप से अपनी प्रकृति संबंधित कविताओं के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनमें शब्दों को नए ढंग से प्रयोग करने का और नए नए शब्द बनाने की इनमें विशेष दक्षता थी, और यही कारण है कि इन्हें छायावाद में शब्द शिल्पी कहा जाता है। ये शब्दों के जादूगर भी कहे जा सकते हैं। तो ये इनका एक संक्षिप्त योगदान है छायावादी कविता में। और अब हम इनकी एक कविता का पाठ कर लेते हैं, इनकी कविता को पढ़ लेते हैं। इनकी जो पहली कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है उसका नाम है मोह। तो ये कविता है: छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो ये मानते हैं इस कविता में कि जो प्रकृति है वो किसी भी मनुष्य की सुंदरता से अधिक सुंदर है, और ये कविता सीधे सीधे बताती है कि ये प्रकृति के प्रति बड़े आसक्त थे, प्रकृति के प्रति इनका बड़ा आकर्षण था, ये मोह से ग्रस्त थे प्रकृति के। तो ये प्रकृति को श्रेष्ठ सत्ता मानते हैं, उसे ही सबसे अधिक सुंदर मानते हैं, और कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया। द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, वृक्षों की मधुर छाया को छोड़ करके और प्रकृति से अपना संबंध तोड़ करके, हे स्त्री, हे बाले, हे नायिका, तेरे बालों के जाल में मैं अपनी आंखें भला कैसे उलझा दूँ। अर्थात मेरे पास इतना अवकाश नहीं है, न मेरा स्त्री के यौवन में, स्त्री के सौंदर्य में कोई आकर्षण है। मेरा आकर्षण तो प्रकृति के प्रति है। प्रकृति से सुंदर कोई स्त्री नहीं है, प्रकृति से सुंदर कोई मानव नहीं है, और प्रकृति ही सबसे सुंदर है। भूल अभी से इस जग को, इस जगत को भूल करके, हे स्त्री, हे नायिका, मैं तेरे बालों के जाल में भला अपने आँखों को कैसे उलझा दूँ। आगे बढ़ते हैं। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभंगों से कैसे बिंदवा दूँ निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। तजकर तरल तरंगों को,
सागर में उठने वाली जो तरंगे हैं उनको छोड़ करके और इंद्रधनुष के इतने सुंदर रंगों को भी छोड़ करके, हे नायिका, तेरे नेत्रों के या तेरी जो भौहें हैं उन भौहों के कटाक्षों में मैं अपना मन भला कैसे बिंधवा लूँ। मेरा जो मृग सा मन है, अब उपमा अलंकार है, मेरा जो हिरण के जैसा मन है, जो चंचल है, हिरण भी आपने देखा होगा कुलाचे भरता है और एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है बहुत समय तक, तो ऐसा ही मन है, मन से तुलना की गई है, मन की तुलना की गई है मृग से। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेरा जो ये मृग सा मन है, मैं भला जो मेरा मन ये चंचल है, इस चंचल मन को मैं तुम्हारे नेत्रों के कटाक्षों में भला कैसे उलझा दूं, बिंधवा दूं। अर्थात मेरा जो मन है वो तो प्रकृति के जो नदियां हैं, सागर हैं, झरने हैं, उनकी तरंगों में और आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष के रंगों में उलझा हुआ है। मैं तेरे नेत्रों में मेरे इस हिरन जैसे मन को भला कैसे बिंदवा लूँ। भूल अभी से इस जगत को मैं कैसे भूल जाऊं। इस जगत की सुंदरता को, इस जगत की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के सुरम्य मनोहारी दृश्यों को मैं कैसे भूल जाऊं। कोयल का वह कोमल बोल, और कवि को जब कोयल की मधुर वाणी सुनाई पड़ती है तो वह कहता है कि मैं भला कोयल की वो कोमल वाणी कैसे भूल जाऊं। मधुकर की वीणा अनमोल, और भंवरे की जो वीणा, जो गुंजार के माध्यम से, यहाँ पर रूपक अलंकार है, मधुकर यानी कि भंवरे की जो गुंजार है उसे वीणा का रूप दिया गया है। तो मधुकर की वीणा अनमोल, जो अनमोल वीणा है, जो मधुकर बजा सकता है और इस जगत में कोई बजाने वाला नहीं है, उस मधुकर की सुंदर वीणा को, उसकी जो सुंदर गुंजार रूपी वीणा है, उसके अनमोल स्वरों को मैं कैसे भूल जाऊं। कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण। मैं अपने कानों को केवल तेरे सुंदर, तेरे मन को भाने वाले, तेरे प्रिय स्वरों से भला कैसे भर लूं, क्योंकि प्रकृति के जो सुंदर बोल हैं, प्रकृति की जो सुंदर वाणी है, जो कोयल की वाणी है, जो मधुकर की गुंजार है, वो अनमोल है। उससे मैं कैसे वंचित रह जाऊं और केवल तेरे स्वरों से अपने अपने श्रवण को, अपने कानों को कैसे भर लूं। भूल अभी से इस जगत को मैं कैसे भूल जाऊं। उषा सस्मित किसलय दल, उषा सस्मित मतलब सुबह के समय मुस्कुराते हुए किसलय दल, यानी कि जो कोमल पत्ते हैं, उन पत्तों की मुस्कुराहट को मैं कैसे भूल जाऊं। सुधा रश्मि से उतरा जल, और आकाश में चंद्रमा की जो किरणें हैं, उन चंद्रमा की किरणों के साथ उतरने वाले जो ओस के बिंदु हैं, उनको भला मैं कैसे भूल जाऊं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो किसले दल है, जो पत्ते हैं, कोमल पत्ते हैं, जो सुबह वो खिलते हैं, सुबह के समय वो खिले हुए से प्रतीत होते हैं, मुस्कुराते प्रतीत होते हैं, और उस उनके ऊपर, उन पत्तों के ऊपर छोटी छोटी नन्ही नन्ही ओस की बूंदें होती हैं जो चंद्रमा के अमृत रूपी रश्मि से उतरती है। उस जल को मैं कैसे भूल जाऊं। ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, तेरे होठों के अमृत में के मस्ती में, मद का मतलब है मस्ती, तेरे होठों के अमृत की मस्ती में ही मैं अपना जीवन कैसे बहलाऊं। जबकि जो आकाश से उतरने वाला जो जल है, ओस बिंदु जो हैं, उनका जो अमृत है, उसको भला मैं कैसे भूल जाऊं। भूल अभी से इस जगत को मैं कैसे भूल जाऊं। तो आप यहाँ देखें कि ये एक गीत है, और इस गीत में आप देखें कि यहाँ पर जो भाषा है वो तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित कविता है। मनुष्य और प्रकृति का यद्यपि गहरा नाता है, लेकिन कवि को लगता है कि प्रकृति जो है वो श्रेष्ठ है, प्रकृति का सौंदर्य श्रेष्ठ है, और कवि अपना मन प्रकृति के सौंदर्य में ही उलझाए रखना चाहता है। वह मानव का जो सौंदर्य है वह तो क्षणभंगुर है, नश्वर है, वह तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रकृति है उसका सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होगा, और प्रकृति का सौंदर्य जो है वो सदैव चिरकाल तक स्थायी रहेगा। इसलिए जो कवि है वह अपना मन सदैव प्रकृति में उलझाए रखना चाहता है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।